एक्सपेरिमेंट 18। इस गाने की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के एक बिजी सिटी को दिखाते हुए, जहां बहुत सारे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स में से किसी एक बिल्डिंग में एक मार्क नाम का लड़का रहता था। वो एक स्टूडेंट था और अपने घर परिवार से दूर यहाँ पढ़ाई करने आया था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक ही वो अपने घर से कांटेक्ट करना बंद कर देता है। एक दिन 2 दिन करके पूरा एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो फाइनली एक दिन उसकी बहन स्टेफनी आ जाती है उसे ढूंढने। उसके पास भी इस घर की चाबी थी, जिस कारण से उसे घर में एंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और घर में घुसते ही जो चीज सबसे पहले उसे नजर आती है वो थी मार्क का वॉलेट, साथ में इस घर की चाबी, उसके गाड़ी की चाबी और तो और उसका फोन भी वहीं पर आ था। इन्हें देखकर स्टेफनी काफी रिलैक्स्ड हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली इन चीजों के बिना मार्क कहाँ जा सकता है, जरूर वो घर में ही होगा। ये सोचकर स्टेफनी उसे बुलाने लग जाती है, लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने पर भी मार्क बाहर नहीं आता। तो वो खुद ही जाती है उसके कमरे को चेक करने, मगर उसे पूरा कमरा खाली मिलता है। मार्क वहां नहीं था, इनफैक्ट कहीं नहीं था वो। उधर उसके फ्रेंड्स में से भी किसी को कुछ पता नहीं था कि वो है कहाँ। उसका फोन भी सामने ही पड़ा था। तो नेचुरली बहुत टेंशन में पड़ जाती है स्टेफनी। मगर ठीक तभी उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है, एक अजीब सी आवाज, जैसे किसी खाली जगह में कोई आवाज गूंज रही हो। इट वॉज सो वियर्ड। स्टेफनी जब आवाज की सोर्स ढूंढने जाती है तो उसे एक टेबल जैसा कुछ दिखता है, जैसे चादर से कवर करके रखा गया था। और स्टेफनी जैसे ही उस चादर को हटाती है उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है, क्योंकि वो टेबल असल में कोई टेबल था ही नहीं। एक अजीब सा होल बना हुआ था उसके ऊपर और उसके अंदर से एक ग्रीन कलर की रोशनी निकल रही थी। स्टेफनी जब झांक कर देखती है तो उसे उसका एंड भी दिखाई नहीं देता। नीचे तो बस अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस होल का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन स्टेफनी समझ नहीं पाती ये आखिर पॉसिबल कैसे हो सकता है। बाहर से तो वो उस टेबल के नीचे देख सकती है, वहां तो कुछ भी नहीं है। अचानक अपने सामने रस्सी का एक गुच्छा देखकर एक आइडिया आता है स्टेफनी को। वो अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है और उस रस्सी के एक एंड से बांध कर डाल देती है उस होल के अंदर। हम देखते हैं जैसे जैसे उसका फोन नीचे जा रहा है उसमें अजीब अजीब से ग्लिचेस आने लगे थे। स्क्रीन डिस्टॉर्टेड होने लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मैग्नेटिक फोर्स से गुजर रहा है। फिर अचानक ही एक वक्त ऐसा आता है जब स्क्रीन कंप्लीटली ब्लैक हो जाता है और फिर नजर आता है एक बेहद अजीब नजारा। हमें उस होल के अंदर एक और होल नजर आता है, सुरंग जैसा, और वहां एक स्टेयरकेस भी था। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टेयर्स डायरेक्टली पाताल लोक तक जा रहे हो। फोन को ऊपर लाने पर स्टेफनी को भी यही सब दिखता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे तो लिटरली गूज़बम्प्स आने लगे थे। वो उसी वक्त अपने डैड को कॉल करती है और उन्हें इस घर में आने के लिए कहती है, क्योंकि उसका मन कह रहा था उसका भाई इस होल के अंदर ही है, जरूर अंदर फंस चुका है बेचारा। यही सब सोचते सोचते और अपने डैड के लिए इंतजार करते करते पता नहीं कब आंख लग गई थी स्टेफनी की। जब उसकी नींद टूटती है तब तक शाम हो चुकी थी। इधर उधर देखते वक्त अचानक ही उसे मार्क का लैपटॉप चेक करने का ख्याल आता है, जो वो करती भी है। थैंकफुली उसमें कोई लॉक नहीं था, तो स्टेफनी उसे इजीली एक्सेस कर पाती है। इस पॉइंट पे उसे ख्याल आता है जब वो सुबह इस कमरे में आई थी तब ये लैपटॉप ऑन था और स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रहा था किसी एंशिएंट टेम्पल का। बहुत ही मिस्टीरियस दिख रहा था वो। ऊपर से वो अजीबोगरीब टेबल। पता नहीं मार्क को कब से इन सब चीजों में इंटरेस्ट आने लगी। स्टेफनी को लगता है उसके लैपटॉप में जरूर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, तो वो चेक करती है और सच में ही वहां उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। उसे एक फोल्डर मिलता है एक्सपेरिमेंट 18 नाम से, जिसमें एक वीडियो था और एक पीडीएफ। वीडियो को प्ले करते ही स्टेफनी को अपनी भाई की आवाज सुनाई देती है, जो किसी प्रोजेक्ट एबिस के बारे में बात कर रहा था। और आसपास का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सुरंग में हो। मार्क बताता है ये प्रोजेक्ट एबिस का 18th एक्सपेरिमेंट है और आज वो किसी टनल को एक्सप्लोर करने जा रहा है। बात करते करते वो उस टनल के एंड तक भी पहुंच चुका था, लेकिन वहां जो था उससे ज्यादा अजीब चीज शायद ही किसी ने देखा होगा। उसे वहां अपने सामने सिर्फ अंधेरा दिखता है, एक कंप्लीटली ब्लैक वॉइड।
वो अंधेरा इतना घना था जैसे कोई ब्लैक लिक्विड हो और उसमें छोटे छोटे शाइनी डस्ट पार्टिकल्स तैर रहे हो। वो चीज़ें क्या थी इसके बारे में मार्क को कोई आइडिया नहीं था। वो सिर्फ बार बार यही कह रहा था कि ये जगह बहुत ही अजीब है, उसे बहुत ही घुटन महसूस हो रही है, इवन सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है उसे। इतना कहते ही अचानक ये वीडियो स्टॉप हो जाता है और स्टेफनी पड़ जाती है पहले से भी ज़्यादा मुश्किल में। अब तो वो 100% श्योर हो चुकी थी उसका भाई उस होल के अंदर ही है, क्योंकि इस वीडियो में जो टनल दिखाई गई है एग्जैक्टली वैसा ही कुछ उस होल के अंदर भी विजिबल है। मतलब इस सब के जड़ जरूर ये टेबल ही होगी। लेकिन ये मनहूस चीज आखिर यहाँ आई कहाँ से और मार्क इसके अंदर गया ही क्यों? कौन से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था वो? क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ उसका था या और भी कोई शामिल था इसमें? अगर नहीं था तो वो बार बार मैं की जगह हम शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? और वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या वो अंदर फंस चुका है? अभी तक स्टेफनी को इतना तो समझ आ चुका था कि ये टेबल कोई नॉर्मल टेबल नहीं है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स काम कर रहा है। तो क्या इसके अंदर का वो वॉइड कोई अलग ही डायमेंशन है या इस डायमेंशन का ही कोई अनटच्ड हिस्सा? स्टेफनी के मन में ऐसे हजारों सवाल घूम रहे थे जिसका जवाब उसके पास नहीं था तो बस वो पीडीएफ जिसमें इस एक्सपेरिमेंट के 2 रूल्स लिखे हुए थे। इंस्ट्रक्शंस बहुत ही सिंपल एंड क्लियर थे। नंबर 1, इस एक्सपेरिमेंट के कंप्लीट होने तक इसके बारे में किसी को कुछ भी बताना मत। एंड नंबर 2, उस होल को हमेशा कवर करके रखना ताकि अंदर लाइट पहुंच ना पाए और अंदर रहने वाले किसी को ऊपर आने का रास्ता ना मिले। अब इस सेकेंड रूल को पढ़ते ही स्टेफनी का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंड पड़ जाता है। अचानक से ही अंदर रहने वाले किसी को का क्या मतलब? कौन रहता होगा उसके अंदर? अचानक ही स्टेफनी को बहुत डर लगने लगता है क्योंकि उसे याद आ जाता है उसने उस होल को खुला ही छोड़ दिया है दोपहर से। तो वो जल्दी से चादर उठाती है और बाहर भागती है उसे कवर करने, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे स्टेफनी पीछे मुड़ती है उसे अंधेरे में कुछ हिलता हुआ नजर आता है। उसका सिक्स्थ सेंस उसे कह देता है वहां कोई है, लेकिन कौन? उस अनजान दुनिया का कोई? थोड़ा सा गौर करती ही स्टेफनी को इसका जवाब भी मिल जाता है जब वो देखती है उस अंधेरे से कुछ निकलकर आगे बढ़ रहा है, एक धुंधला सा शैडोई फिगर। लेकिन उसके अंदर भी जैसे ग्लिचेस आ रहे हैं। एक पल में वो दिखाई दे रहा था तो दूसरे पल में नहीं, जैसे कोई स्टैटिक काम कर रहा हो। ऊपर से बहुत ही अजीब तरह से आगे बढ़ रहा था वो। अजीब सी आवाजें निकल रही थी उसके मुंह से, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। स्टेफनी पहले तो कुछ समझ नहीं पाती उसे क्या करना चाहिए। डर से स्टिफ हो चुकी थी वो। फिर जैसे तैसे खुद को संभाल कर मार्क के कमरे में जा पहुंचती है बेचारी। वहां 2 दरवाजे दिखते हैं उसे अपने सामने। उनमें से एक खुला था, दूसरा बंद। स्टेफनी उस ओपन डोर को ही चूज करती है क्योंकि अभी दरवाजा खोलने पर आवाज होगी जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो वो उस ओपन डोर से ही क्लोजेट के अंदर घुस जाती है और उसे खुला ही छोड़ देती है क्योंकि अगेन उसे किसी भी तरह का कोई अटेंशन नहीं चाहिए था। अंदर अंधेरे में किसी तरह अपनी सांसों को रोककर खड़ी रहती है स्टेफनी, इस उम्मीद में कि काश कोई मिरेकल हो जाए और वो एंटिटी अपने दुनिया में वापस चला जाए। और इससे काम भी बनता है। वो एंटिटी कमरे में आता तो है, इवन उस दरवाजे के पास से भी गुजरता है, लेकिन अंदर नहीं आता, बाहर से ही निकल जाता है वो। इससे स्टेफनी भी थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो जाती है। एटलीस्ट ठीक से सांस तो ले पाती है वो, नहीं तो बेचारी की तो रोने की नौबत आ चुकी थी। लेकिन उसकी किस्मत तो देखो। ठीक तभी क्लोजेट का दरवाजा अपने आप भी मूव करने लगता है, शायद हवा के कारण, जिससे एक जोर की क्रैकिंग साउंड होती है और पूरे घर के पिन ड्रॉप साइलेंस को चकनाचूर कर देती है। एज द रिजल्ट जो होना नहीं चाहिए था वही होता है। वो फिगर फिर से क्लोजेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है और दरवाजे को पूरा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश भी करता है। स्टेफनी कुछ नहीं कर पाती, खरे खरे रोने के सिवा। बट फॉर्चुनेटली ठीक इसी समय एक और आवाज भी होती है दूसरे कमरे में। स्टेफनी के फोन में उसके डैड का एक मैसेज आता है कि वो बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। लकीली इस नोटिफिकेशन के आवाज से जान बच जाती है स्टेफनी की। उस एंटिटी का ध्यान उस तरफ चला जाता है तो स्टेफनी को वक्त मिल जाता है घर से भागने का। वो बहुत ध्यान से धीरे धीरे कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। हर कदम फूक फूक कर रख रही थी वो और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी
कहीं वो एंटिटी उसका पीछा ना कर रहा हो। उसके शूज में आवाज तो हो रहे थे, लेकिन स्टेफनी जितना हो सके अपने टोस पर चल रही थी। एंड फाइनली ऐसा करते करते मेन गेट तक पहुंच भी जाती है वो। लेकिन अभी मेन पार्ट तो बाकी था, दरवाजे के लॉक को खोलने का, जिसमें डेफिनेटली आवाज होने वाली थी। उसी डर से गला सूख रहा था स्टेफनी का, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था उसके पास, उसे ये करना ही था। तो वो एक लंबी सांस लेती है और फिर से एक बार अपने पीछे चेक करके दबा देती है उस हैंडल को। फॉर्चुनेटली ज्यादा आवाज नहीं होती, एक सेकंड की एक क्लिक और बस एक झटके में खुल जाता है मेन गेट। स्टेफनी भी बहुत खुश हो जाती है, उसकी तो जैसे जान में जान वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को पार करके बाहर कदम रखने जाती है, उसे अपने पीछे सुनाई देती है वही चोकिंग साउंड, और यहीं पर स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, विच मीन्स स्टेफनी बाहर जा नहीं पाती, उसे उस एंटिटी का शिकार होना पड़ता है। अब वो क्या था वो तो हमें नहीं पता, इसीलिए हम स्टेफनी का एंड भी गेस नहीं कर पाते। या तो उसकी मौत हो जाती है या फिर वो एंटिटी उसे अपने दुनिया में ले जाता है उस होल के अंदर। द एंड। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है कुछ उलझे हुए सवाल, जैसे वो होल असल में था क्या? गाइस, मेरे ख्याल से वो कोई पोर्टल था किसी और दुनिया में जाने का। दोस्तों, पता नहीं आपने नोटिस किया होगा या नहीं, लेकिन इस कहानी के स्टार्टिंग में स्टेफनी ने मार्क के लैपटॉप में जो एंशिएंट टेम्पल की फोटो देखी थी, वो असल में साउथ इंडिया की एक बहुत ही फेमस टेम्पल स्वामी पद्मनाभ टेम्पल की एक सीक्रेट एंड मिस्टीरियस डोर की फोटो थी, जिसे अभी वॉल्ट बी नाम से जाना जाता है। अभी तक उस दरवाजे को कोई खोल नहीं पाया, किसी को नहीं पता उसके अंदर क्या है, कोई हिडन ट्रेजर है, कोई एडवांस्ड नॉलेज है, या फिर कोई और ही दुनिया है। माना जाता है जिस दिन वो दरवाजा खुलेगा वो दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा, महाप्रलय आएगा पृथ्वी में। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उस दरवाजे के उस पार असल में पाताल लोक है, जिसे हम आम भाषा में नरक भी कह सकते हैं। तो उस हिसाब से ये दरवाजा असल में नरक में जाने का दरवाजा है। अब मुझे नहीं पता इस फिल्म में इस सीक्रेट डोर का रेफरेंस देना सही था या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इस फिल्म के डायरेक्टर ने जरूर इस टेबल को भी वैसे ही एक गेटवे टू हेल की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश किया है। इसे रिलीजियसली देखो तो आपको पता लगेगा और लॉजिकली देखो तो कोई और डायमेंशन। बात तो एक ही है ना, दोनों ही ह्यूमन एक्सिस्टेंस के परे हैं, तो फालतू में उन्हें छेड़ना क्यों? मार्क ने यही गलती करी और बेचारा फंस गया। मेरे ख्याल से तो वो एंटिटी और कोई नहीं, जरूर मार्क ही होगा, क्योंकि उसने वीडियो में बताया था उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और ये एंटिटी भी चोक कर रहा था, तो हो सकता है वही लौट आया होगा, हु नोस। दोस्तों, लॉजिकली काफी सारे प्लॉट होल्स है इस कहानी में, आई नो, मगर उसे थोड़ा साइड कर दोगे तो उतनी भी बुरी नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो काफी एंजॉय किया। इस फिल्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।